फाइव स्टार होटल आईटीसी मौर्य आज होटल नहीं राजमहल सा दिख रहा था। ऐसी आलीशान सजावट इस शहर के लोगों को कम ही देखने को मिलती है। जगमगाती झालरों और कांच की लाखों लड़ियों की चमक लोगों को दूर से ही आकर्षित कर रही थी। मेन गेट से लेकर होटल के एंट्रेंस तक बिछी मखमल सी कश्मीरी कामगार कालीन, देश विदेश से लाई गई एंटीक सजावट की वस्तुएं जो भवानी नारंग की धरोहर थी, उनके ऊंचे और महंगे शौक प्रदर्शित कर रही थी। वहीं गार्डन में एक छोटा सा तालाब और उसमें तैरती रंगीन मछलियां चौधियाई आंखों को ठंडक देने का काम कर रही थी। होटल के बाहर पार्किंग भी आम नहीं थी। रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, जैगुआर, बेंटली, ऑडी जैसी शानदार गाड़ियों की कतारें लोग सपनों में ही देखते हैं कि तभी इस नजारे को चीरती हुई एक नौजवान की आवाज आती है। दृष्टि, मेरी प्यारी बहना, ओह तुम टैक्सी से आई हो? अरे मुझे कॉल किया होता, मैं गाड़ी भेज देता। कम से कम आज तो नारंग खानदान की इज्जत का ख्याल किया होता। बोलता हुआ वो नौजवान अपनी पोर्शा 911 से उतरकर उसका दरवाजा बंद करता है और दृष्टि और शिवम की ओर बढ़ने लगता है। बातों और हाव भाव से साफ समझ आ रहा है कि उस नौजवान के दिल में अपनी बहन दृष्टि के लिए फिक्र नहीं बल्कि व्यंग्य और कटाक्ष है। दृष्टि खून का घूंट पीकर चुप रह जाती है, जैसा कि वो नारंग परिवार के हर सदस्य के सामने करती आई है तब से, जब से उसके पिता अखिल नारंग की हैसियत बाकी नारंग जैसी नहीं रही, और तब से और भी ज्यादा जब से उसकी शादी शिवम के साथ हो गई। पर उसके गाड़ी से ना आ पाने का कारण सिर्फ उसके पिता की गिर चुकी हैसियत थी, जिसके चलते वो दृष्टि के लिए एक निजी कार का इंतजाम नहीं कर सकते थे। इसमें भी शिवम का कोई कसूर नहीं था, लेकिन हमेशा की तरह नारंग की निगाहें तो दृष्टि पर होती, पर निशाना बेचारा शिवम। दृष्टि, दृष्टि, इतनी बेवकूफ क्यों हो तुम? तुम्हें कितनी बार ऑफर दिया? 3 बेटे हैं सिंघानिया अंकल के, छोटे से बात चलाने को तैयार था मैं। अरे लाइफ सेट हो जाती तुम्हारी। पर तुम्हें तो ये फटेहाल जिंदगी भा गई है शायद। भाई जैसे जैसे ताने कसता जाता, उसकी आवाज में और भी नफरत और जहर घुलते जाते। दौलत और रुतबे के मद में चूर वो जैसे भूल चुका था कि वो जिसके लिए ऐसी कड़वी और जिल्लत भरी बातें बोल रहा है, वो यही उसके सामने मौजूद है। अब भी देर नहीं हुई है। हमारे स्टैंडर्ड की कई फैमिलीज हैं जिनमें एक से एक लड़के हैं तुम्हारे लायक। तुम आज ही इस फटीचर से पल्लू छुड़ा लो तो मैं आज ही किसी से बात कर लूं। दृष्टि के बगल में शिवम ऐसे खड़ा है जैसे उसे पता है कि उसका यहाँ कोई अस्तित्व नहीं। पर दृष्टि से अब उसकी जिल्लत सही नहीं जा रही। वो धीमी मगर गुस्से भरी आवाज में कहती है, करण, काफी कुछ बोल गए तुम, अब भी कुछ बचा है क्या? एक तो बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हारी भलाई सोच रहा हूं, और तुम हो के पसंद है तुम्हें ये आदमी, ये 2 कौड़ी की गरीब और जिल्लत से भरी जिंदगी? तो जियो, भाड़ में जाओ। कुछ सेकंड का विराम लेकर शिवम को जैसे भांपते हुए अचानक कहता है, ओह एक सेकंड। नारंग परिवार का उठाया हुआ अनाथ फटेहाल दामाद उनकी बेटी की आलीशान शादी में आने की हिम्मत किसी वजह से ही कर सकता है। कहीं वो वजह? करण शिवम की आंखों में आंखें डालकर बात पूरी किए बिना रुक जाता है, पर शिवम जानता है कि उसका मतलब क्या है। शिवम की आंखों में अब गुस्सा है, पर इसके पहले कि वो कुछ कहने के लिए मुंह खोलता, दृष्टि अपने गुस्से को काबू में करते हुए फुसफुसाकर कहती है, बर्दाश्त कर लो प्लीज, कुछ मत कहना। इसकी बकवास से ज्यादा जरूरी आज यहाँ आने का मकसद है। शिवम खामोशी से इधर उधर देखकर अपना गुस्सा पी जाता है। करण दोनों की ओर देखते हुए एक और व्यंग्य का बाण छोड़ता है, हाँ तो गए हो, डिनर तक टिक जाओ, बहुत बड़ी बात है। कहते हुए वो पलटकर होटल के अंदर जाने लगता है। जाते जाते उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान है जो दृष्टि और शिवम नहीं देख पाते। यहाँ दृष्टि ग्लानि भरी आवाज में शिवम से कहती है, आई एम सॉरी। शिवम उसकी आंखों में ऐसे देखता है जैसे उसे पता है कि दृष्टि शिवम के प्रति अपने परिवार के रवैये को लेकर शर्मिंदा रहती है। शिवम जानता हूं कि भाव में सर हिलाता है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद वो अपनी पैंट की दोनों पॉकेट में हाथ डालता है और एक दोस्त की तरह बोलता है,
वैसे करण ने जो कहा, प्लीज शिवम। दृष्टि का लहजा एकदम से कड़क हो जाता है। शिवम फिर कहने की कोशिश करता है, लेकिन तुम यहाँ। दृष्टि एक बार फिर उसकी बात को काटते हुए गुस्से से कहती है, शिवम, भले ही तुम जानते हो कि मैं यहाँ क्या करने आई हूं, इस बारे में बात मत ही करो। तुम्हारा उससे कोई सरोकार नहीं। दृष्टि के ये शब्द शिवम के दिल पर तेज हवा के एक थपेड़े की तरह लगते हैं। वो जानता है कि दृष्टि ने दादाजी के दबाव में आके शिवम से शादी तो कर ली, मगर उसे पति का ओहदा नहीं दे पाई। दोनों एक घर, एक कमरे, बिना नाम के सही, एक रिश्ते में रहते तो हैं, मगर वो उसे एक दोस्त का हक भी नहीं दे पाई, क्योंकि किसी को दोस्ती का हक देना मतलब उसे खुद पर भी कुछ हक देना। जो स्वाभिमानी और खुददार दृष्टि को गवारा नहीं है, वो तो अपने पापा के हक के लिए लड़ रही है। अचानक से आंखें बड़ी बड़ी करके उसकी तरफ देखते हुए अपना हाथ पॉकेट से निकालकर हवा में ऐसे खड़ी करता है जैसे दृष्टि के सामने उसने हथियार डाल दिए हों। जरा मजाकिया लहजे में बोल पड़ता है, गलती हो गई लेडी भीम, अब अंदर चलें। दृष्टि जरा झेंप जाती है। एक लंबी सांस के साथ अपने गुस्से और उलझनों को बाहर छोड़कर धीरे से हाँ में सर हिलाकर होटल के एंट्रेंस द्वार की ओर कदम बढ़ाती है। शिवम उसके पीछे चलने लगता है। उसकी मुस्कान अचानक फिर खो गई है और वो खो गया है अपनी जिंदगी के 2 साल पहले के उस पल में, जब भवानी नारंग अपनी लाडली पोती दृष्टि का हाथ उसके हाथों में देने का प्रस्ताव लेकर खुद शिवम के पास आए थे। दुनिया वाले और उनके परिवार वाले जो आज तक भवानी नारंग के इस फैसले पर हैरान हैं और उनके जाने के बाद भी इसी फैसले के लिए उनका मजाक उड़ाते हैं और शिवम को अनाथ, गरीब, नकारा और न जाने क्या क्या कहकर जलील करते हैं, ये नहीं जानते कि भवानी नारंग की नजर पारखी थी और फैसला एकदम सटीक। उन्होंने दृष्टि की शादी जिससे करवाई है वो पूरी तरह से उसके लायक है, क्योंकि वो ये राज जानते थे कि शिवम कोई मामूली लड़का नहीं, शिवम शाह है, दुनिया के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट शिवम वर्धन शाह का पोता, शाह खानदान का, उनके बिजनेस का वारिस। दुनिया से अपनी पहचान छुपाते शिवम ये राज आज राज ना होता अगर भवानी नारंग बिना किसी को ये बात बताए अचानक गुजर न गए होते। पर शिवम के लिए ये ठीक भी हुआ, क्योंकि वो तो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा है। तभी तेज रोशनी से शिवम की आंखें चौंधिया जाती है। वो सामने देखता है, तब उसे एहसास होता है कि वो और दृष्टि होटल के अंदर आ चुके हैं। हॉल की ऊंची छतों से लटकते कांच के बड़े बड़े झूमर, जमीन पर बिछी मखमली कालीन, जगह जगह पर रखे भव्य पानी के फवारे, इंपोर्टेड फूलों के तो जैसे छोटे छोटे बगीचे अंदर ही बना रखे थे। खाने पीने की ऐसी चीजें, सजावट की ऐसी वस्तुएं आम लोगों ने शायद फिल्मों में ही देखी होंगी। इन सब पर 4 चांद लगा रहे थे पार्टी में मौजूद देश विदेश से आए वीआईपी मेहमान, नामी गिरामी लोग, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स आदि एक साथ नारंग जैसे लोगों की महफिल में ही देखने को मिल सकते हैं। सारा का सारा नारंग परिवार यहाँ पहले से ही मौजूद है, जो मेहमानों का आवभगत करने में मशगूल है। पर अंदर आते ही दृष्टि की नजर तान्या को ढूंढ रही है। शिवम उसकी नजरों का पीछा करता चारों तरफ देख ही रहा है कि उसकी नजर तान्या पर पड़ती है। वो रही, धीरे से कहता है, जो सिर्फ दृष्टि सुन पाती है। वो उसकी तरफ देखती है, फिर चारों तरफ देखती है कि किसी ने शिवम को उसके कान में फुसफुसाते देखा तो नहीं। किसी ने नहीं देखा। वो चैन की सांस लेती है और तेज कदमों से तान्या की ओर बढ़ जाती है। एक शानदार सोफे पर बैठी तान्या अपनी सहेलियों के बीच घिरी है। बादामी शादी के जोड़े, हीरे पन्ने के जेवरातों से लदी तान्या आज बेहद खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल उस राजकुमारी जैसी जिसे अपनी राजकुमारी होने का काफी घमंड है। अपनी सहेलियों से बात करती वो खिलखिलाकर हंस भी रही है, पर उसकी हंसी में भी नारंग परिवार की बेटी होने का दंभ बरकरार है। उसे खुश देखकर दृष्टि के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो उसके पास पहुंचकर उसे शादी का तोहफा देते हुए दिल से कहती है, कंग्रेचुलेशंस तान्या, तुझे दुनिया की सारी खुशियां मिले, तू ऐसी ही हंसती रहे। पर
दृष्टि को देखते ही तान्या के चेहरे की हंसी और खुशी दोनों छू हो जाती है। उसकी सहेलियां दृष्टि को देखकर जरा दूर होकर आपस में बातें करने लगी, शायद दृष्टि के बारे में ही। कोई उसे व्यंग्य भरी नजरों से देख रहा है, कोई दया भरी। फिर वो आपस में बात करने में मशगूल हो गई। यहाँ तान्या दूसरी ओर देखकर बिना किसी भाव के बगल की गिफ्ट से भरी टेबल पर इशारा करके दृष्टि से कहती है, थैंक्स, गिफ्ट वहां रख दो। दृष्टि बुरा नहीं मानती। टेबल के पास खड़े सर्वेंट को गिफ्ट पकड़ाकर तान्या से प्यार से कहती है, तुझे स्टेज तक मैं लेकर चलूं? तान्या के भावहीन चेहरे पर अचानक से गुस्से और घमंड की शिकन आ जाती है। किस खुशी में? वो चिढ़कर मगर धीमी आवाज में पूछती है। दृष्टि को उसकी ये बात चोट कर जाती है। खुद को संभालते हुए कहती है, तेरी बहन हूं मैं, तेरी दृष्टि दी। अब तान्या से रहा नहीं जाता। वो उसकी ओर देखती है। तमाशा ना हो इसीलिए धीमी आवाज में मगर नफरत भरे लहजे में कहती है, बस ये नाटक बंद करो। तुम यहाँ क्यों आई हो मैं अच्छे से जानती हूँ। दृष्टि चौंक सी जाती है। अखिल चाचू के लिए मदद मांगने आई हो ना, उनकी फैक्ट्री बचाने के लिए जो जल्द बंद होने वाली है। फंडिंग रोक दी गई है। मजदूरों को तनख्वाह देने तक की तो हैसियत रही नहीं उनकी, तो बंद ही होगी ना फैक्ट्री। उसमें न मैं कुछ कर सकती हूँ, न मेरे पापा और ना मेरा फियांसे दर्श, इसलिए सोचना भी मत। इतना कुछ सुनकर तान्या ने दृष्टि के चेहरे पर मानो बिना हाथ लगाए कई थप्पड़ जड़ दिए। इन थप्पड़ों के झन्नाटे भी इतने जोरदार हैं कि दृष्टि को एक पल के लिए सब दिखना सुनाई पड़ना बंद हो गया। तान्या तो इतना बोलकर वहां से आगे बढ़ गई, पर दृष्टि आंखों में आंसू लिए वहीं खड़ी रही। सोच रही है कि भले ही आज इस शादी में आने की उसकी वजह यही थी जो तान्या को पता थी, पर क्या उसे ये बात इस तरह से कहनी चाहिए थी? मदद नहीं करनी थी तो सीधे बोल देती। पर जिस तरीके का बर्ताव उसके साथ होने लगा है, क्या वो इसकी हकदार है? दादा की लाडली पोती, चाचा चाची की दुलारी, कजिन्स की फेवरेट दृष्टि आज सबकी आंखों का कांटा हो गई। कोई उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करना चाहता, सिर्फ इसलिए कि उसने शिवम से शादी के लिए हाँ कर दी थी, वो भी दादाजी के कहने पर। शिवम को तो सब दृष्टि के परिवार की गिरती हुई हालत का जिम्मेदार मानते ही हैं, पर दृष्टि, उसका क्या कसूर है जो उसे ये नफरत मिल रही है? मुट्ठियां भींचकर अपने जज्बातों और आंसुओं पर काबू पाते हुए दृष्टि धीमे कदमों से तान्या के पीछे चल देती है। दूर खड़ा शिवम ये सब देख रहा है, पर जैसे आज तक वो अपनी जिल्लत का दर्द सहता आया है, दृष्टि के अपमान के दर्द को भी उसे वैसे ही पी जाना होगा। वो कुछ नहीं करता, इसलिए नहीं कि वो कर नहीं सकता, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ करने के लिए वो सही वक्त का इंतजार कर रहा है, हर एक दिन, हर एक पल। और उसे पता है कि वो दिन जरूर आएगा। क्या है वो सही वक्त? कब आने वाला है वो शिवम की जिंदगी में? और उस वक्त क्या करने वाला है शिवम? क्या दृष्टि को उसके पापा के लिए मदद मिलेगी और उसका आज यहाँ आने का मकसद पूरा होगा? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए शिवम।